जब मैं 11वीं-12वीं में कविता के क्षेत्र में आया तो साहित्य अकादमी के जो कार्यक्रम होते थे उस समय हमको लगता था कि एक अलग दुनिया है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल काम है। लेकिन अब देखते हैं कि देश में कोई भी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई भी कवि सम्मेलन हो रहा है तो युवा उसमें बड़ी संख्या में युवा कवि रहते हैं और साहित्य अकादमी जिसे सर्वस्पर्शी कहते हैं उस स्तर तक पहुँच गई कि हर गाँव में बैठा हुआ कोई युवा है और वैसे आयोजन भी हो रहे हैं। पहले निराला, महादेवी वर्मा इनके नाम से आयोजन होते थे, अब मालवा के, मध्य प्रदेश के बोलियों के जो साहित्यकार हैं उनके नाम से आयोजन हो रहे हैं। तो इतना बड़ा जो आपने बीड़ा उठाया, जो कोरोना में भी आप नहीं रुके, ये सारी प्रेरणा कैसे मिली और ये सारा अभियान कैसे चला? अमन जी, वास्तव में वो बहुत संघर्षशील यात्रा थी। वास्तव में बाहर से देखने पर हम लोगों को कई बार आभास नहीं होता कि शासकीय तंत्र काम कैसे करता है। यानी मैं चूंकि उस तंत्र का अभी हिस्सा हूँ और एक बहुत बड़े पद पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे उसकी आलोचना तो नहीं करनी। आलोचना इसलिए नहीं करना चाहिए कि किसी भी काम को खराब है ऐसा कहना बड़ा आसान होता है। उस काम को ठीक कैसे करना, इसके लिए प्रयास करना पड़ते हैं। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति ऐसा निश्चय करके, बाहर का व्यक्ति, जैसे हम लोग मनोनयन पर वहाँ पर पहुँचे, मैं कभी शासकीय सेवा में रहा नहीं, तो मनोनयन पर जाने वाला मैं पहला व्यक्ति था। और इससे पहले यानी मैं जब 18वें क्रम का निदेशक बना तो मैंने जब वहाँ सूची देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि 14 तो IAS अधिकारी उसमें निदेशक रहे थे। शेष जो 2-3 नाम और मुझे दिखाई दे रहे थे वो इतने वरिष्ठ प्राध्यापक थे कि उनको कहीं कुलपति या उससे ऊपर के स्तर पर काम करना चाहिए। इतने बड़े बड़े अनुभवशील लोग साहित्य अकादमी के निदेशक रहे। मेरे क्रम पर आकर के 2 मिथक टूटे। पहला मिथक तो ये टूटा कि मैं प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति था, निजी क्षेत्र से आता था, पत्रकारिता के क्षेत्र से आता था। और पत्रकारिता में भी, जिसको आप चूंकि पत्रकारिता के विद्यार्थी इसलिए आपको पता होगा कि स्वास्थ्य पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, इनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है हाशिए की पत्रकारिता। तो मैं हाशिए की पत्रकारिता से आने वाला विद्यार्थी था। और मुझे जब ये दायित्व सौंपा गया तो निश्चित तौर पर उस समय मुख्यमंत्री जी के मन में कुछ भाव रहा होगा और उन्होंने जब आमंत्रित किया तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि उन्होंने इतना बड़ा साहस किया है। तो मुझे इन सब लोगों की कसौटी पर खरा उतरना है। तो मैंने केवल एक दृढ़ निश्चय ये किया जाते समय कि मैं, जैसे एक विज्ञापन आता है ना, बल्ब का एक विज्ञापन हम देखते हैं तो उसकी एक पंच लाइन होती है, सूत्रवाक्य हर एक विज्ञापन का, तो सारे घर के बदल डालूंगा। तो मैंने सोचा कि सारे घर के बदलने नहीं जा रहा हूँ मैं, अगर एक फ्यूज बल्ब भी बदल सका तो ये मेरे जीवन की सार्थकता होगी। और मैंने छोटे छोटे से उद्देश्य लेकर के काम करना प्रारंभ किया। तो जैसा आपने कहा कि साहित्य क्षेत्र के लोगों के लिए साहित्य अकादमी दूर की कौड़ी थी। लोगों को लगता था कि साहित्य अकादमी के निदेशक से मिलने के लिए जाना। तो जब पहली बार मैं वहाँ पर दायित्व ग्रहण करने के लिए गया तो हमारे संगठन के बहुत बड़े बड़े लोग थे और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे विभाग की माननीय मंत्री जी मुझे दायित्व देने के लिए स्वयं वहाँ पर उपस्थित थी, उषा ठाकुर दीदी। मेरे लिए और दायित्व बोध जागृत हो रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं और उनके सामने मैं ये दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ। माननीय हितानंद जी शर्मा भी उस समय वहाँ पर उपस्थित थे। तो मुझे लगा कि अब इतनी ज़्यादा अपेक्षा के साथ सब लोगों ने भेजा है तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो सामान्यतः इससे पहले तक शायद नहीं होता रहा हो। किया भी होगा, सबने प्रयास करते ही हैं सब लोग। तो सबसे पहले तो मैंने वो जो दीवारें थी उन दीवारों को गिराना प्रारंभ किया कि प्रत्येक साहित्यकार को ये अनुभव हो कि साहित्य अकादमी मेरे लिए घर परिवार जैसी है और वो मेरे अधिकतम हित चिंतन के लिए काम करने वाली अकादमी है। तो बाहर निदेशक के कक्ष के बाहर एक कुर्सी हुआ करती थी, एक व्यक्ति रोकने के लिए बैठा रहा करता था। सबसे पहले जाकर के उस कुर्सी को हटाया। मैंने कहा कोई रोक टोक नहीं और दरवाजे पूरे समय खुले रहा करेंगे। दूसरी बात, निदेशक पूरे कार्य समय में, कार्य दिवस में पूरे समय बैठेगा। अगर आपका कार्यालय 11 बजे प्रारंभ होता है तो मैं 11:15 बजे से आकर के ऑफिस में बैठ जाऊंगा। तो पूरे ऑफिस को ये ध्यान में आ गया, कार्यालय को ध्यान में आ गया कि मैं पूरे समय काम करने की मुद्रा में आया हूँ। तो देखते ही देखते, जिसको आप वर्क कल्चर कहते हैं, कार्यशैली कहते हैं, वो बदली। और जिस दिशा में आपने संकेत किया वो बात मुझे ध्यान में थी कि देखिए, बड़े वरिष्ठ रचनाकार, अनुभवी लोग, इन सब से तो हम अनुभव लेते ही हैं, उनका आशीर्वाद आप और हम सब एक समान रूप से लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये कि क्या लगातार मंचों पर, माइक पर, डायस पर वही सब लोग बने रहेंगे? अगर उन्होंने उस समय रिक्त नहीं किया उस स्थान को तो नई पीढ़ी को वो स्थान कैसे मिलेगा? आपके हमारे जैसे लोग कैसे सामने आएंगे? तो उस घेरे को तोड़ने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा और देखते ही देखते उस काम को किया।
और इसके माध्यम से कई मिथक ऐसे टूटे कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन नाम लेते ही ऐसा लगता था कि 1-1 लाख 2-2 लाख पारिश्रमिक लेकर के काव्य पाठ करने वाले लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आएंगे। तो आपको ध्यान में होगा कि राजगढ़ जिले के बोड़ा जैसे गांव में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हमने किया और उसमें कोई भी रचना पाठ करने वाला जो कवि था वो कवि मेरा ख्याल है 30 वर्ष की अवस्था तक भी नहीं थे, सब 30 वर्ष से कम अवस्था के थे। तो लोगों ने मजाक भी बनाया और तब मैंने स्वागत उद्बोधन में वहाँ पर कहा था कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति बहुत श्रद्धावान रहता हूँ और मैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ में विश्वास रखता हूँ और 1.25 लाख से 1 लड़ाने के समय ये विचार नहीं करना है कि वो एक लड़ने वाला व्यक्ति किस उम्र का है। और ये कहकर के जब उन कवियों को प्रस्तुत किया तो आश्चर्यजनक रूप से उसके जब सोशल मीडिया पर जो प्रभाव देखने को मिले तो मुझे लगा कि ये प्रयोग सफल होगा। और उसके बाद बहुत सारे बड़ों की नाराज़ी ली और आज भी गालियाँ सुनता हूँ। और चूँकि बड़े तो बड़े होते हैं अवस्था में, अनुभव में, सब दृष्टि से और साहित्य के कद की दृष्टि से भी वो मुझसे बड़े हैं और उनको अधिकार है, मेरे लिए सब पिता तुल्य माँ तुल्य है। तो उन लोगों की खूब डांट सुनता हूँ। हमारे युवा रचनाकार मित्र मुझे बधाइयाँ तो बहुत देते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है इसके लिए। तो एक वो व्यवस्था बदली। तीसरी जिस व्यवस्था की ओर आपने संकेत किया, एक बड़ा मज़ेदार और आश्चर्यजनक घटनाक्रम ये होता था कि वहाँ पर जब हमारा एक कला पंचांग होता है संस्कृति मंत्रालय का, तो कला पंचांग में हर महीने हमको कुछ स्मृति प्रसंग संपन्न करना होते हैं और उसी में रचना पाठ भी होता है, कभी उसमें गायन भी होता है, कभी गीति नाट्य भी होता है, नाट्य भी होता है। मान लीजिए निराला जी का स्मृति प्रसंग है तो राम की शक्ति पूजा को गाकर कोई प्रस्तुत करते हैं या निराला जी जिस भाव से लेखन कर्म करते थे उस भाव से लिखने वाले रचनाकार उनकी भी रचना सुनाए और अपनी भी रचना सुनाए, ऐसा रचना पाठ होता था। उस सूची को देख करके मुझे आश्चर्य लगा कि उस पूरी सूची में भारत भर के बड़े रचनाकार थे। अब मुझे ये लगा कि भारत भर के बड़े रचनाकारों के स्मृति प्रसंग तो संपन्न होना ही चाहिए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं, किसी भी रचनाकार के नाम से कोई विरोध नहीं, उनको तो हम बहुत पूज्य मानते हैं। लेकिन ध्यान में ये आ रहा था कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्वनाम धन्य बड़े बड़े रचनाकार थे जो अब अपने भौतिक देह को त्याग करके इहलोक की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के 25-25 साल बाद, 30-30 साल बाद भी, 20-20 साल बाद भी उनका कोई स्मृति प्रसंग हम संपन्न नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि ये मध्य प्रदेश के रचनाकारों के साथ एक प्रकार का अन्याय है। मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो अमन जी, आपको आश्चर्य होगा कि केवल इतने से काम को करने में किसी की क्या आपत्ति हो सकती है कि मध्य प्रदेश के बड़े रचनाकारों के स्मृति प्रसंग संपन्न करना है, लेकिन उस काम को करने में पसीने छूट गए और पसीने ही नहीं छूटे बल्कि कहूँ कि चोटी का पसीना एड़ी तक आ गया। हमको बाहर से ऐसा लगता है हाँ, ये बड़ा सामान्य सा काम है, मुझे खुद लग रहा था। लेकिन उस प्रक्रिया को संपन्न करते करते अंततः केवल इतना ध्यान में आया कि जब सब लोगों ने हाथ ऊंचे कर दिए तो बिना नाम लिए कहता हूँ, हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, IAS अधिकारी थे, उनसे मैंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी है, मध्य प्रदेश के रचनाकारों का स्मृति प्रसंग मनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे अनुमति देना चाहिए आप लोगों को सबको। तो उन्होंने कहा नहीं, ये करने से बड़ी दिक्कत हो जाएगी और लोगों को इस पर भी आपत्ति होगी। मैंने कहा इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं पुराने कार्यक्रमों को हाथ नहीं लगाऊंगा, आपके बजट को भी प्रभावित नहीं होने दूंगा। अत्यंत कम बजट में मैं तो इतना अभ्यस्त था कम बजट में काम करने का कि मैंने कहा कि आपके एक कार्यक्रम के बजट में मैं 10-10 कार्यक्रम संपन्न कर लूँगा, 5-5 कार्यक्रम संपन्न करूँगा, लेकिन नए लोग जुड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। तो मैंने कहा आखिरकार ये किसके अधिकार क्षेत्र में? तो मैंने एक बड़ा हास्यास्पद काम किया उस समय। यहाँ बगैर नाम लिए मैं बताता हूँ कि शासकीय तंत्र में नोटशीट व्यवस्था बड़ी प्रॉपर होती है और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं चूँकि साहित्य का विद्यार्थी था लेकिन प्रशासनिक तंत्र में भी मैं नोटशीट पर जब टिप्पणियाँ लिखता था तो हमारे ऊपर के अधिकारी यानी मंत्रालय तक के अधिकारी मेरी नोटशीट को स्कैन करके और शासकीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देते समय बताते थे कि देखिए नोटशीट ऐसे भी लिखी जा सकती है, ये व्यक्ति प्रशासन तंत्र का नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संचालित करना वो उदाहरण देते थे। तो मैंने एक नोटशीट बड़ी हास्यास्पद चला दी, हास्यास्पद ऐसी कि पहली बार ये सार्वजनिक कर रहा हूँ इस विषय को। मैंने ये लिखा कि मैं भारत के अन्य राज्यों की साहित्य अकादमियों में मध्य प्रदेश के दिवंगत रचनाकारों के स्मृति प्रसंग संपन्न करवाना चाहता हूँ। मैंने विधिवत सूची बनाई कि हरियाणा की साहित्य अकादमी में मैं चाहता हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का स्मृति प्रसंग हो, पद्मश्री रामनारायण जी उपाध्याय का स्मृति प्रसंग राजस्थान में बने, और ऐसे करके राज्यों की सूचियाँ भी डाली और अपने यहाँ के बड़े नाम महाकवि प्रदीप, वीरेंद्र मिश्र और ऐसे बड़े बड़े नाम मैंने कहा कि इन सब का स्मृति प्रसंग नहीं मनते, इनके स्मृति प्रसंग हम मनाना चाहते हैं और वहाँ मनाना चाहते हैं।
उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये आपने क्या किया, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है क्या। और किसी अन्य राज्य की साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के रचनाकार का स्मृति प्रसंग क्यों मनाएगी? तो मैंने कहा सर आप यही लिख करके मुझे दे दीजिए, मैं यही चाहता हूं कि आप ये लिख करके मुझे दें कि मध्य प्रदेश के दिवंगत रचनाकारों के स्मृति प्रसंग अन्य राज्यों की अकादमियां क्यों मनाएंगी। तो मध्य प्रदेश की अकादमी तो वर्षों से यही काम कर रही है, हम अन्य राज्यों के सब रचनाकारों को स्मृति प्रसंग मना रहे हैं, मध्य प्रदेश के रचनाकारों के नहीं मना रहे हैं। तो फिर अकादमी कहाँ की है आखिरकार? ये केंद्र की अकादमी तो नहीं है, ये मध्य प्रदेश की है। और अंततः बड़े सद्भावनापूर्वक वो सारा काम संपन्न हुआ। और जैसा कि आपने कहा कि आज हम सब लोग मालवी के लिए काम करने वाले भावसार का स्मृति प्रसंग भी संपन्न करते हैं, दिनकर सोनवलकर जी का, चंद्रसेन विराट जी का। तो अब साहित्य अकादमी सचमुच देशज हो चुकी है, मध्य प्रदेश के रचनाकारों को स्मरण करती है। और आश्चर्यजनक बात यह कि संपूर्ण भारत के जितने भी साहित्यकार हैं आज तक एक भी विपरीत प्रकार का मत नहीं आया इस विषय को लेकर। हर एक ने इसका स्वागत किया, सब लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो कई बार काम छोटे लगते हैं लेकिन सारे घर के नहीं बदले, लेकिन 3 बल्ब भी फ्यूज थे और हमने बदल दिए, तो मुझे लगता है कि हमारे काम करने की सार्थकता है।